नमस्कार। इनकम टैक्स बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में होता है। एलआईसी की तमाम पॉलिसियाँ होती हैं। इसके अलावा दो तीन ऑप्शन और है। पीपीएफ एक अच्छा पॉपुलर ऑप्शन है। इनमें से सबसे फ़ायदेमंद ऑप्शन कौन सा है? ख़ास तौर पे से एलआईसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनको ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, एलआईसी किस में करना चाहिए। और एलआईसी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए भी होता है क्योंकि आपके पिताजी उसमें किया करते थे और उनके दोस्त उसमें एजेंट थे, और वो अभी भी आपके अंकल जो एजेंट होते हैं वो करते हैं, और आपको एक अच्छा रिटर्न उसमें वो बताते हैं मिलेगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। एंडाउमेंट जीवन उमंग ले लीजिए, जीवन में उमंग ही उमंग भरी रहेगी। क्या है असली कहानी? क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं आपको एलआईसी में पैसा लगाने में फ़ायदा है या नुकसान है, या एनपीएस, पीपीएफ और बाकी स्कीम्स में पैसा लगाने में फ़ायदा है या नुकसान है। एलआईसी में आपको सबसे ज़्यादा नुकसान है। एलआईसी से मेरा मतलब है कोई भी एंडाउमेंट डेप्ट प्लान जो इक्विटी लिंक नहीं है, जो शेयर मार्केट से लिंक नहीं है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा नुकसान एलआईसी देती है। बाकी कोई भी योजना लेंगे, भले ही वो डेट की हो, भले ही वो इक्विटी की हो, आपको एलआईसी से ज़्यादा फ़ायदा देगी। कैसे? एलआईसी में आपने 2700 रुपये महीना जमा किया, हम एक प्लान ले रहे हैं। एलआईसी यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए है, उसकी जगह आप किसी भी कंपनी का डेट प्लान ले सकते हैं, एंडोमेंट प्लान। और वो कंपनी जो है 2700 रुपये महीने के आपके 15 साल तक आपने जमा किया, 4,86,000 रुपये, आपको 4 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिला। और उसके बाद आपको 32,000 रुपये साल में ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आपने 2700 रुपये 15 साल तक दिए, अब आपको ज़िंदगी भर 32,000 रुपये साल में मिलता रहेगा। कई बार एजेंट इसको 32,000 रुपये महीना बता देते हैं, उस गलतफहमी में मत रहिए। कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है। आपके पास जो आपका इंश्योरेंस कवर है, मान लीजिए आपने साल में 5,000 रुपये की किस्त दी और आपका इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये है, तो उसका 8% ले लीजिए, यानी 8,000 रुपये। 4 लाख का इंश्योरेंस कवर है तो आपका 32,000 रुपये। जो भी है उसका 8% आपको साल में मिलेगा। और ये 8% कोई जादुई आंकड़ा नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिए, बैंक में कहीं कर दीजिए, बहुत सारे ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पर आपको 8% निश्चित ब्याज मिल सकता है। तो 8% कोई भी जादुई आंकड़ा नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि जो 32,000 रुपये आजीवन मिलने की जो गारंटी है वो कोई जादुई चीज़ नहीं है, उसको किनारे रख दीजिए। अब बात करते हैं, आप 2700 रुपये हर महीने अगर 15 साल तक आप एलआईसी में जमा करते हैं तो आपके पास रकम बनती है 4,86,000 रुपये। एंडाउमेंट ले लेंगे तो इसमें से बहुत सारा हिस्सा कट जाएगा। कितना मिलेगा वो आपको एजेंट से एग्जैक्टली बताना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यही पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ये पैसा जमा करते हैं तो आपको 8,80,000 रुपये बन जाएंगे 7.5% के इंटरेस्ट पे। अभी 7.5 हम जोड़ रहे हैं, हो सकता है आगे ज़्यादा हो, किसी साल कम होगा, हर साल के हिसाब से डिसाइड होता है। हम एवरेज एक 7.5 ले रहे हैं। तो 8,80,000 रुपये का अगर आप 8% साल में ब्याज लेंगे तो 32,000 का कम से कम 60,000 रुपये तो आपको मिलने ही लगेगा, यानी दोगुनी रकम उस उम्र में जाके मिलेगी। तो पीपीएफ आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देगा एलआईसी की तुलना में, बिना कुछ किए हुए। सबसे पहली चीज़ होगी पीपीएफ। अब आते हैं दूसरी सरकारी स्कीम पे जो है एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। उसमें आप 2700 रुपये जमा करिए तो आपकी जो इनकम टैक्स की जो छूट की लिमिट है, पहली चीज़ तो वो 1.5 लाख से बढ़ के 2 लाख हो जाती है। दूसरी चीज़, उसमें अगर आप 2700 रुपये जमा करेंगे हर महीने और 15 साल तक आपने जमा किया तो एनपीएस मोटा मोटा कम से कम 10% का रिटर्न आपको देता है। तो वो आपका 10 लाख रुपये बन जाएगा। अब कहाँ आपको 4,86,000 रुपये पे 4 लाख रुपये पे ही ब्याज मिल रहा था, कहाँ आपके 10 लाख रुपये करीब करीब बन जाएंगे, 10 लाख प्लस। हम राउंड फिगर में 10 लाख बता रहे हैं, 10 लाख से ऊपर बनेंगे। उस 10 लाख रुपए को आप तुरंत नहीं निकाल पाएंगे, आप उसको रिटायरमेंट के बाद ही निकाल पाएंगे। और हम मान लेते हैं 15 साल के बाद आपने अभी कोई पैसा जमा नहीं किया एनपीएस में, अगले 15 साल उसको और रखे रहना दिया। जब 60 साल की उम्र में आप रिटायर होते हैं और मान लेते हैं आपकी उम्र 30 साल है, 30 साल की उम्र, 15 साल तक आपने एनपीएस में 2700 रुपये डाला और 15 साल उसको रखा रहने दिया, तो 60 साल की उम्र में आपके पास जो पेंशन का कॉर्पस होगा वो 45 लाख रुपए होगा। 45 लाख रुपए से जो आपकी पेंशन बनेगी, महीने की पेंशन, अब हम साल की पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, महीने की पेंशन बनेगी 30,000 रुपये। कहाँ आपको 15 साल बाद 32,000 रुपये मिल रहे थे,
कहाँ आपको 60 साल की उम्र में जाके, यानी 30 साल अगर टोटल अगर आप रखते हैं 15 साल में इन्वेस्ट करने के बाद 30,000 रुपये महीना यानी 3,60,000 रुपये साल में मिलने लगेगा। ये एनपीएस की बात है। अब आ जाते हैं आखिरी ऑप्शन पे, ईएलएसएस ऑप्शन पे, जो मुझे लगता है कि इनकम टैक्स के पैसे बचाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें कोई भी ईएलएसएस स्कीम आप ले लीजिए जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है और उस पैसे को मत निकालिए। तो कोई भी 10 साल का पीरियड लेंगे, उस बीच में युद्ध हुआ हो कारगिल का, उस बीच में सुनामी आई हो, उस बीच में शेयर मार्केट जीएसटी या नोटबंदी की वजह से गिरा हो, कोविड की वजह से गिरा हो, कुछ भी हुआ हो, जो एवरेज ईपीएस का रिटर्न है वो 14.5% या 15% से ऊपर है। इससे 20% तक जाता है, हम उसको नहीं गिन रहे हैं, हम सबसे कम वाले को गिन रहे हैं और हम 14% मान के चल रहे हैं। तो भी आपकी जो रकम होगी वो 15.5 लाख रुपए बनेगी 15 साल के आखिर में। और 15 साल के आखिर में जो आपकी 15.5 लाख रुपए की रकम बनेगी, उसको अगर आप धीरे धीरे एनपीएस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, बीबीएफ में इन्वेस्ट शुरू कर दें, कुछ भी कर दें, अगेन आपको 8% के हिसाब से 1 लाख रुपए साल में उसमें रकम मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि ईएलएसएस की जो रकम है वो टैक्सेबल होती है, पीपीएफ की रकम टैक्सेबल नहीं होती है, लेकिन अगर आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा है तो टैक्स भी आप कवर कर जाएंगे। तो कहाँ आपको 32,000 रुपये मिल रहा है जो आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, कहाँ आपको ईएलएसएस में 1 लाख रुपए मिलने लगेगा जो उससे 3 गुना है, और हो सकता है आपको 4 गुना भी मिल जाए, लेकिन हम 3 गुना मान के चलते हैं। आखिरी बात, क्या ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना मुश्किल है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी एजेंट के पास नहीं जाना है, आपको अपने आप जाके किसी ऐप पर, ईडी मनी पर, आईएनडी मनी पर, ग्रो पर, किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप पर, किसी म्यूचुअल फंड की कंपनी पे जाके, स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, किसी के भी उसमें जाकर फंड चुनिए, उसमें अपने बैंक से ऑटो डेबिट अकाउंट पे लगा दीजिए, जिस दिन सैलरी आएगी उसके अगले दिन पैसे कट जाएंगे और आपका कॉर्पस तैयार हो जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस अगर आपको लेना है जीवन की सुरक्षा के लिए तो बिल्कुल टर्म प्लान लीजिए, अगर आपकी ज़रूरत है तो टर्म प्लान आपको बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन एंडाउमेंट प्लान या टैक्स बचाने के इन्वेस्टमेंट के नाम पर इंश्योरेंस प्लान में कभी भी इन्वेस्ट मत करिए, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं। यूलिप की बात अलग है, टर्म प्लान की बात अलग है। हम जो पुराने जो ट्रेडिशनल प्लान हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इस बात के लिए नहीं क्योंकि आपके पेरेंट्स करते थे, आपके पेरेंट्स फ़ोन करते थे, आपके पेरेंट्स पोस्ट कार्ड लिखते थे, आपके पेरेंट्स स्कूटर से संडे को कोल्ड ड्रिंक पिलाने आपको लेके जाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, एंटीना घुमाते थे, वो सब नॉस्टैल्जिया वाली बातें हैं। तो एलआईसी भी एक नॉस्टैल्जिया के तौर पे अच्छा है, उसमें पैसे भविष्य के लिए मत लगाइए। जो भी इन्वेस्टमेंट करिए पीपीएफ में करिए, एनपीएस में करिए, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी में करिए। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि पैसे डूब जाएंगे, रिस्क का मतलब ये है कि पैसे कभी ज़्यादा दिखेंगे कभी कम दिखेंगे, जो आखिर का एवरेज होगा वो 14% के आसपास होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।